नमस्कार, विस्तार न्यूज के खास कार्यक्रम द टॉक टाइम में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अंचल शुक्ला और आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं उनका परिचय अगर मैं आपको इस तरीके से दूं कि बुंदेली बौछार, आपने नाम तो सुना ही होगा, बुंदेली बौछार के संस्थापक हैं और अभी हाल ही में उन्होंने एक किताब लिखी है और जो कि बहुत चर्चित कथावाचक हैं। बागेश्वर धाम सरकार के नाम से इन्होंने ये जो किताब लिखी है ये काफ़ी चर्चा में है इन दिनों। बागेश्वर धाम को आप भली भांति जानते हैं, एक ऐसे कथावाचक हैं जो आए दिन सुर्खियों में रहते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं और लगातार हिंदुओं के लिए अलग जगाते हैं। उन्होंने एक लंबी यात्रा भी निकाली और देश भर में इनके तमाम समर्थक हैं। तो हर कोई जानना और पढ़ना चाहता है कि आखिर बागेश्वर धाम सरकार बनने के पीछे की पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कहानी क्या थी, वो यात्रा क्या थी और इस यात्रा पे ही उन्होंने ये किताब लिखी और इस किताब में क्या विशेष है। बहुत सारे ऐसे राज हैं जो आप जानना चाहते हैं और आज उनसे पर्दा उठाएंगे। तो बहुत स्वागत कीजिए, हमारे साथ हैं सचिन जैन जी। बहुत स्वागत है आपको सचिन जी विस्तार में। सचिन जी, पहले तो आपको बहुत बधाई, आपने ये किताब जो लिखी है बागेश्वर धाम सरकार, ये किताब लिखने की आपके मन में कहाँ से इच्छा जागृत हुई और इस किताब में क्या खास है? देखिए, किताब लिखने की इच्छा तो कई सालों से थी कि किसी विषय पे कोई किताब लिखेंगे, लेकिन चूँकि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी जो कथावाचक हैं, पूरे देश दुनिया में नाम है, चूँकि हम बुंदेली और बुंदेलखंड पे काम कर रहे हैं सालों से, तो हमेशा ये विषय था कि जब लिखेंगे तो कोई बुंदेली या बुंदेलखंड से जुड़े किसी विषय पे लिखेंगे। ठीक बात। और जब बुंदेलखंड की बात करें तो कोई से भी आप किसी भी एजेंसी से सर्वे करा लीजिए कि आज़ाद भारत के इतिहास में यानी 1947 के बाद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से लोकप्रिय कोई व्यक्ति बुंदेलखंड में पैदा नहीं और कम समय में पिछले 75 सालों में आज़ादी के बाद अगर बात करें हम, तो इसीलिए अचानक से विचार हुआ। विचार क्या, मतलब बहुत दिन से था कि इन पे कुछ लिखेंगे, लेकिन फिर वो बात हो नहीं पाई। और इसी बीच फिर मंजुल पब्लिकेशन की तरफ से अचानक स्वयं से फ़ोन आया। कई बार आप होता है कि जीवन में जो आप चाहते हो जब प्रयास करते तो नहीं मिलता, अचानक से मिलता है। स्वयं से फ़ोन आया, उनको किसी ने हमारा नाम सजेस्ट किया कि आप धीरेन्द्र शास्त्री जी पे किताब लिख सकते हैं क्या। तो हमने कहा आप ज़रूर लिख सकते हैं। तो फिर मीटिंग हुई, मीटिंग के बाद पहली मुलाकात में उनको लगा कि हम लिख सकते हैं और इसके बाद फिर चीज़ें फाइनलाइज हुई और फिर किताब अब आपके हाथों में है। और दूसरी बड़ी चीज़ के बहुत कम समय में जिस प्रकार से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री महाराज की लोकप्रियता रही, उसका मैं बहुत करीब से गवाह भी रहा। मतलब साल 2021 में जब पहली बार उनसे मिले तो एक बहुत छोटे से हॉल में, जितने हम स्टूडियो में बैठे हैं इससे भी 1/6 या 1/8 बहुत छोटे से हॉल में, एक 2 बल्ब की रोशनी में जब वो बैठे थे, मात्र 4-4.5 साल पहले। तो 4.5 साल की इस यात्रा का बहुत करीब से मैं गवाह रहा। चूँकि वो भी बुंदेली भाषा से बड़ा प्रेम करते हैं, हम भी बुंदेली भाषा से प्रेम करते हैं, तो इसलिए प्रेम भाव भी हमेशा से रहा। तो बहुत करीब से उनसे लगातार संवाद का कई बार अवसर मिला, उनके करीबी लोगों से संवाद होता रहा। तो फिर सब चीज़ें आपस में जुड़ती रहीं और एक समय जब आया तो फिर किताब आपके हाथों में है। और चूँकि सचिन चौधरी, मैं सचिन जैन हूँ लेकिन नाम मेरा लेखक के तौर पर सचिन चौधरी होता है। पंडित धीरेन्द्र, बागेश्वर धाम सरकार, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की अद्भुत यात्रा, ये पूरी कहानी किताब है। तो सचिन जी, एक बात लगातार लोगों के मन में बड़ी जिज्ञासा है। जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का नाम होना शुरू हुआ तो कुछ लोगों ने उसको चमत्कार माना। आप क्या मानते हैं, क्योंकि आपने बहुत करीब से देखा, आपने जैसा कि बताया कि आप बहुत सारी चीज़ों के गवाह रहे हैं। देखिए, चमत्कार 2 प्रकार का है। अगर आप धार्मिक चमत्कार कहें और एक सामाजिक चमत्कार कहें, मेरा धार्मिक चमत्कार से ज़्यादा उनके सामाजिक चमत्कार पर भरोसा है कि अगर कोई व्यक्ति इतनी कम उम्र में लाखों लोगों को एक साथ बांधे रख सकता है सालों तक, 1 टाइम 2 टाइम, 1 महीने, 1 इवेंट में, 2 इवेंट में, ये हो जाता है। लगातार 5 साल तक लाखों लोगों को अपना दीवाना बना लेना, ये चमत्कार है और ये सामाजिक चमत्कार है। सामाजिक चमत्कार इस सेंस में कि उनके पास ये कला है कि लोगों को बांधे कैसे। अलग अलग किस्म के वो कार्यक्रम करते हैं, अलग अलग तरीके से वो सामाजिक प्रकल्प करते हैं, अलग अलग तरीके से वो अपनी चाहे कथा हो या अन्य जो भी उनके जो भाषण हो या संवाद की चीज़ें हों, उनमें वो अपना जो पुट है, बुंदेली का पुट लिए रहते हैं, हास परिहास लिए रहते हैं,
अचानक से फिर वो हिंदू राष्ट्र की कभी मांग छेड़ देते हैं, कभी वो सामाजिक समरसता के लिए यात्रा निकाल। कुल मिला के कि लोगों को कनेक्ट कैसे रखना ये उनको भली भांति आता है, और इस कनेक्टिविटी को बनाए रखना एक अपने आप में चमत्कार है। ये है सामाजिक चमत्कार। अगर धार्मिक चमत्कार की बात करें तो धार्मिक चमत्कार में मेरा हमेशा ये मानना है कि विश्वास और अंधविश्वास के बीच बहुत छोटी सी लकीर आपकी निजी आस्था की है। मान लीजिए आपको अगर भरोसा है कि हम इस पेड़ को छूने से कुछ हासिल हो जाएगा, इस पेड़ को प्रणाम करने से हासिल हो जाएगा, अगर आपकी धार्मिक आस्था है तो ये आपके लिए विश्वास है, और अगर हमारी आस्था नहीं है तो ये अंधविश्वास है। तो बहुत पतली सी लकीर है विश्वास और अंधविश्वास की, वो लकीर है आस्था की, और ये हमेशा सबका अपना निजी विषय है। ये धार्मिक आस्था भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जैन हो, ईसाई हो, पारसी, कोई भी हो, अगर आपकी किसी व्यक्ति में, किसी देवी में, किसी देवता में, अल्लाह में, ईश्वर में आस्था है तो वो आपके लिए विश्वास है, और आस्था नहीं है तो वो अंधविश्वास है। इसीलिए मेरी नज़र में चमत्कार उनके निजी आस्था वाले विषयों, वो सबके लिए अलग अलग है, आपके लिए अलग है, हमारे लिए अलग। लेकिन जो सामाजिक चमत्कार की बात कर रहा हूँ वो सबके लिए है, जो आपको भी अपनी आंखों से दिखाई देगा, मुझे भी अपनी आंखों से दिखाई देगा। लेकिन बागेश्वर धाम सरकार 4 वर्षों में 4-5 वर्षों की ये यात्रा उनकी रही, जब वो लोगों के सामने आए, उनका नाम आया, लेकिन वो पूरे उनके जीवन में अब तक का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या रहा? देखिए, टर्निंग पॉइंट तो दो, जैसे आप शुरुआती संघर्ष की बात करें उससे लगभग सबको कहानियाँ पता है कि बहुत गरीबी से उनका चीज़ें शुरू हुई। फिर जब वो कोरोना के आसपास से 1 आध साल पहले से हल्का हल्का सा उनका मतलब आगे बढ़ना, लोगों की लाइमलाइट में आना शुरू हुआ। फिर इसके बाद जब चीज़ें थोड़ी सी आगे बढ़ी तो नागपुर की एक कथा थी, श्याम मानव विवाद जो जिसको कहते हैं, इस किताब में उसका बड़ा विस्तार से जिक्र है। नागपुर में एक कथा थी। नागपुर में दरअसल क्या, महाराष्ट्र में एक अंधविश्वास निर्मूलन समिति है, और वो समिति बाकायदा उसका एक कानून है। वो कानून में उसमें वहाँ के सीएम, गृह मंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन, तमाम लोग उसमें होते हैं। और ये सालों पहले महाराष्ट्र में लागू हुआ था कि पाखंड का विरोध करने का उनका कॉन्सेप्ट है। उसमें यह तय हुआ था कि कोई इसमें पॉलिटिकल हस्तक्षेप नहीं करेगा, सब मिलके पाखंड के नाम पे जिस प्रकार की लूट होती है, तमाम सारी चीज़ों पे उसका विरोध करेंगे। और वो सरकारें बदलती रहीं लेकिन उस पर कभी किसी ने हस्तक्षेप नहीं किया, बहुत सकारात्मक तरीके से उन लोगों ने काम किया। जब श्याम मानव जो वहाँ के उस अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के सदस्य हैं, उन्होंने जब नागपुर की कथा धीरेन्द्र के शास्त्री जी की शुरू हुई, उस समय अचानक से उन्होंने उसका विरोध किया। कथा का नहीं, कथा के बाद जो दिव्य दरबार लगाए जाते थे उसका, तो उसका जब विरोध हुआ, उसी बीच महाराज जी ने 2 दिन अपनी कथा शॉर्ट कर दी। बाद में श्याम मानव ने ये कहा, जो उसके अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के थे, कि धीरेन्द्र शास्त्री डर के भाग गए, उन्होंने 2 दिन पहले कथा समाप्त कर दी। धाम की तरफ से पक्ष ये आया कि हम चूंकि अब कथाएं ज़्यादा हैं और समय कम है, तो अब 2-2 दिन हर कथा से हम लोग शॉर्ट कर रहे हैं, इसलिए वहाँ से आए। श्याम मानव ये कह रहे थे कि आप बंद कमरे में ये साबित करो कि आप भूत भविष्य वर्तमान जान सकते हो एक साइंटिफिक तरीके से। धीरेन्द्र के शास्त्री महाराज ये कह रहे थे कि हम तो हर बार लाखों की भीड़ में साबित करते हैं, तो लाखों की भीड़ में तुम आ जाओ। तो ये विरोधाभास चल रहा था। अब ये टर्निंग पॉइंट देखिए, एक उनका भी टर्निंग पॉइंट और ये हमारा भी, ये 2 टर्निंग पॉइंट हैं। 2 टर्निंग पॉइंट ऐसे रहे कि जब ये विषय हुआ, वो नागपुर से आए छतरपुर, और छतरपुर के कुछ दिन बाद उनकी रायपुर में कथा थी। उसी बीच हम किसी दूसरे काम से नागपुर में थे। नागपुर के पास हम जो महात्मा गांधी का जहाँ आश्रम है सेवाधाम, तो वहाँ पर थे। तो हमने सोचा कि क्यों ना श्याम मानव से मिलने जाया जाए, क्योंकि हम धीरेन्द्र शास्त्री को तो जानते हैं। तो हम पहुँचे नागपुर में श्याम मानव से मिलने। इसी बीच दूसरा घटनाक्रम क्या होता है, धीरेन्द्र के शास्त्री जी पहुँचते हैं रायपुर। वहाँ रायपुर में उनसे मिलते हैं ज्ञानेन्द्र तिवारी जी, जो आपके फिलहाल संपादक हैं आपके चैनल के, हमारे बहुत पुराने मित्र रहे हैं, सहयोगी रहे। तो उनका भी, उनके ज्ञानेन्द्र तिवारी का हमारे पास फ़ोन आता है कि सर वो महाराज जी जो है आपका इंटरव्यू कोई आप करा दीजिए लाइनअप। तो हमने, जो भी हमारे संपर्क थे, हमने नंबर दिया, फिर उनकी मुलाकात हुई, इंटरव्यू हुआ। फिर अगले दिन जब महाराज जी ने खुले मंच से कहा कि अब हम इसको प्रत्यक्ष साबित करेंगे, जिसको जो गलतफहमी है अपनी दूर कर ले, जो हम कर सकते हैं वो करके दिखाएंगे। तो उसी किरदार में जब ये पूरी की पूरा घटनाक्रम हुआ, तो उसमें महाराज जी ने ज्ञानेन्द्र तिवारी जी और एक और वहाँ की लोकल पत्रकार और कई सारे लोगों का प्रत्यक्ष तौर पे उनको मंच पे बुला के उनके बारे में बहुत कुछ उनका पर्चा बना दिया। और ये घटनाक्रम पूरे देश में बहुत बड़ी सुर्खी बना,
श्याम मानव का एक विवाद के बाद जब महाराज जी पे सवाल उठे, उस सवालों को उन्होंने जिस तरीके से पलटवार किया, और वहीं से रायपुर की कथा से उन्होंने एक नई चीज और छेड़ दी, हिंदू राष्ट्र का मुद्दा। तो ये जो टर्निंग पॉइंट था, उसके पहले तक जो लोगों के कई बार क्या होता कि आप हमारे बारे में कोई सवाल पूछ रहे हो या हमारे बारे में चुपचाप कोई चर्चा कर रहे हो कि यार ये ऐसा है ऐसा, लेकिन अगर किसी के पास कोई अवसर मिले उस सवालों के जवाब देने का, तो लाखों की भीड़ में जो धीरेन्द्र शास्त्री ने उस दिन जो जवाब दिए, उसके बाद उसी कथा के दौरान जो उन्होंने हिंदू राष्ट्र का मुद्दा उठाया, उससे उनको चाहे सकारात्मक और नकारात्मक एकदम से बहुत बड़ी हाइट मिली। पूरे देश की मीडिया में वो चर्चाओं में थे, देश के कई बड़े टीवी शोज में उनके अचानक से इंटरव्यू हुए, करीब 7-8 दिन सिर्फ धीरेन्द्र शास्त्री चल रहे थे पूरे देश के न्यूज़ चैनल्स में। वो जो था वो मुझे लगता है कि इनका टर्निंग पॉइंट था। इसके बाद उन पे चर्चा नेशनल हो गई, राष्ट्रीय स्तर पर हो गई, फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई। चूँकि देखिए इतना बड़ा देश है, आप 100% कोई आपका समर्थक या विरोधी नहीं हो सकता, तो लेकिन जब इतनी बड़ी चर्चा का दौर हुआ तो धीरेन्द्र शास्त्री सर्च में आए। सर्च में मतलब जिसको नहीं पता था ये कौन है, ये क्या करते हैं, और इनकी अच्छाई बुराई तमाम चीज़ें हुई। लेकिन वो जो टर्निंग पॉइंट है वो धीरेन्द्र शास्त्री जी के जीवन का बड़ा टर्निंग। लेकिन इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पहुंचे, बड़े बड़े राजनेताओं का, देश की हस्तियों का भी वहां पर तांता लगता रहा, और वहां पर एक बड़ा कैंसर अस्पताल बनाने की भी नींव रखी गई और हिंदू गांव भी बसाने की बात वहां पर की गई। तो क्या इन सारे विवादों से अपना ध्यान भटकाने के लिए, या वास्तव में जैसी उनकी मंशा रही है कि हिंदू राष्ट्र की जो मांग करते रहे उसके लिए सब किया गया, कितना साकार होता दिख रहा है आपको ये सब? देखिए दो अलग अलग चीज़ें हैं। एक तो है धर्म की बात। धर्म की बात में जैसे कहें कि जिसके भी दोनों पहलू हो सकते हैं, जिसको पसंद नहीं है वो विरोध भी कर सकता है। लेकिन बड़ी बात ये है कि इनके पहले तक, पिछले अगर जब से हमने देखा है, आप लगभग हम उम्र हैं, पिछले कई सालों से हम जो धार्मिक लोग देख रहे थे हिंदू धर्म, सनातन धर्म में, वो एक तरीके से उनका जो परिवेश होता था या उनकी वेशभूषा परिधान है वो बुजुर्गों वाला होता था कि भाई संत महात्मा आए हैं, 50 साल 60 साल के हैं, दाढ़ी है या जैसा। एक यूथ आइकॉन धर्म में नहीं था। हो सकता हो हम उन तक नहीं पहुंचे हों, लेकिन कम से कम इस बेल्ट में नहीं था। तो यूथ आइकॉन वाले जो संत महात्मा जो लोगों को मिले, उससे बड़ी चीज क्या हुई कि युवा उनसे आकर्षित हुए। जैसे अभी कल परसों ही हमारी किसी से बात हुई, उन्होंने कहा कि महाराज जी की बहुत सारी रील वायरल होती हैं, बहुत सारी चीजें। तो हमने कहा ये बताइए कि अगर महाराज जी की रील वायरल हो रही तो आपको कष्ट है, लेकिन उसी इंस्टाग्राम पे जो बाकी उल्टी सीधी चीजें वायरल हुई वो आपको अच्छी लगती हैं। जब आप तुलनात्मक तौर पे करेंगे, कोई व्यक्ति हम कह रहे धर्म की चीज में हास परिहास भी देखा, लेकिन कोई धार्मिक बात तो उसमें आई। तो यूथ की कनेक्टिविटी इस रास्ते पे आई। इसीलिए आप देखिए कि देश में बहुत बड़े बड़े महान कथावाचक हमारे देश में रहे हैं। आम तौर पे उनके जब भी कथाओं के कार्यक्रम हुए तो उसमें 90% जो संख्या जो लोगों की होती थी या अभी भी होती है, वो 50 साल से ऊपर के लोगों की होती है, या फिर महिलाओं की बहुत बड़ी संख्या होती है। आम तौर पे यूथ, चाहे लड़के हों या लड़कियां हैं, उनकी संख्या कम होती है। तो एक जो धर्म का प्रभाव यूथ में आया, इसमें कोई डाउट नहीं है, और लगातार आया, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें कि बाकी मुद्दों में दो चीजें हैं। एक उनका अपना मन, और उसका वो कितने सत्य हैं कितने गलत ये तो उनका मन जाने। दूसरा मेरा जो अपना अनुभव रहा है कि वो बहुत अच्छे स्ट्रेटेजिस्ट हैं, रणनीतिकार। उनको पता है, जैसे हम लोग न्यूज की बात करते हैं ना कि यार ये न्यूज चलेगी, ये न्यूज वायरल होगी, ये न्यूज ज्यादा टीआरपी, उनको अपनी टीआरपी पता है, अपने कामों की टीआरपी पता है। तो जब उनकी टीआरपी हल्की फुल्की, जब वो चर्चाओं से दूर होते हैं, अचानक कोई एक ऐसा मुद्दा छोड़ देते हैं, फिर हाइट में आ जाते हैं। तो वो टीआरपी जितनी हम और आप समझते हैं, हम और आपसे ज्यादा टीआरपी वो समझते हैं। तो टीआरपी वाला जो उनका कॉन्सेप्ट है उसमें वो हिट है। लेकिन बहुत बड़ा उनका साम्राज्य खड़ा हो गया है, बहुत सारे आयोजन होते हैं, वो बच्चियों का विवाह भी करवाते हैं, वो गौ सेवा की भी बात करते हैं, वहाँ पर भंडारे भी आयोजित होते रहते हैं, और देश के कोने कोने से लोग वहाँ पर आते हैं। आजकल तो विदेशों में भी कथा कहने के लिए जाने लगे हैं। तो इसके पीछे क्या इसका पूरा जो व्यवस्था है, जो इसका पूरा जिम्मेदारी है, ये कौन संभालता है और कैसे मैनेज होती हैं चीज़ें? क्योंकि सारी चीज़ों में मुझे लगता है बिना अर्थ के तो कुछ होता नहीं, और महाराज जी कहते हैं कि मैं कोई कथा का पैसा नहीं लेता। नहीं, वो ये शायद आप मतलब शब्द में थोड़ा फर्क है। वो ये कहते हैं कि हम कथा का पैसा अपने पास नहीं रखते,
कथा का पैसा हम प्रकल्पों में खर्च कर देते हैं। क्योंकि दो बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं जब इतने बड़े स्तर पर भीड़ होती है और देश की सरकार के तमाम सारे बड़े लोग, देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से लेकर तमाम लोग जब वहाँ पहुँचते हैं, फिर अर्थ जैसी कोई कमी हमें नहीं लगता कि कहीं आती है। ये बहुत स्वाभाविक सी बात है, लोगों में इतना प्रभाव होता है, लाखों लोग जा रहे हैं। दान दक्षिणा भी करते हैं। दान दक्षिणा में भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़, जैसे हम आप भी सनातनी हिंदू हैं, हम भी सनातनी हिंदू, हम लोग अगर किसी भंडारे में खाते हैं हमें पता है कि निःशुल्क है, लेकिन अगर हम किसी धर्मशाला में भंडारे में खाते हैं तो 10 रुपये 20 रुपये दान दे के ही खाते हैं। तो वो तो रोटेशन वाली चीज़ है। बाकी जो उनके जीवन की एक बहुत पॉजिटिव चीज़ ये है कि जब आप उसका अध्ययन करेंगे कि जिस जिस चीज़ की उनके जीवन में कमी रही, तो जब उन्होंने पैसा आया तो उस चीज़ को उन्होंने उस तरीके से डाइवर्ट किया। कैसे कि जब उनको हमेशा वो कहते थे, कई इसमें किताब में भी एक जगह जिक्र है कि कुछ दिन तो उनको पार्ले जी के बिस्किट पानी में घोल के खाने पड़े गरीबी के दिनों में। तो वो कहते हैं कि जब हमारे पास पैसा थोड़ा सा भी आना शुरू किया तो हमने भंडारा शुरू किया कि हम भूखे रहे तो हमारे जरिए अगर लोगों का पेट भरे तो उससे बेहतर क्या है। जब उनकी बहन की शादी के भी बहुत सारे किस्से सोशल मीडिया पे चलते हैं कि उनकी बहन की शादी के समय इतनी गरीबी थी कि मतलब लोगों से उधार तक भी नहीं मिल रहा था, बड़ी मुश्किल से कुछ मित्रों के सहायता से शादी हुई। तो वो कहते हैं कि जब हम अपनी बहन की शादी में इतना कष्ट हुआ है तो अगर बाकी गरीब बेटियों की शादी हमारे जरिए हो जाए, धाम पे जो पैसा आ रहा है या धाम के जो सहयोगी हैं उनके जरिए अगर कुछ बेटियों की शादी हो जाए तो उससे बेहतर क्या। उसमें भी एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़, जैसे मैंने कहा ना कि उनको टीआरपी भी पता है, उनको ये भी पता है कि कौन सी चीज़ का कितना बड़ा संदेश जाएगा। जैसे इस बार की उन्होंने जो शादियों के लिए जो कन्याओं को की तलाश हुई कि किन किन कन्याओं की शादी, तो उन्होंने 3 कैटेगरी बनाई। पहली कैटेगरी वो बनाई कि वो बेटियां जिनके माता और पिता दोनों नहीं हैं। दूसरे कैटेगरी में वो बनाए जिन बेटियों के पिता नहीं हैं। और तीसरी कैटेगरी वो कि जिन बेटियों की माता नहीं है। मतलब ये कितनी बड़ी बात है कि आमतौर पे जिसके माता पिता हैं, गरीब बेटी भी होगी तो माता पिता अपनी सामर्थ्य से, प्रयासों से उस बच्चों की शादी कर देंगे। लेकिन ऐसी बच्चियां जो गरीब भी हैं, उनके माता पिता भी नहीं है, कोई नाना के यहाँ रह रही है, कोई चाचा के यहाँ रह रही है, कोई बुआ के यहाँ रह रही, उन बच्चियों की शादी जब हुई, जब हम भी उस किताब में कुछ जिक्र है कि उनके नाना मतलब रोते हुए कि हमें मतलब उनकी स्थिति ये थी कि घर में खाने को रोटी नहीं है और उनकी बेटियों की शादी में देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आ रहे हैं। तो ये कितना बड़ा भाव है। और जब इतनी सारी चीज़ें होती हैं तो कई नकारात्मक चीज़ें जो होती हैं, मुझे लगता है पुण्य का प्रभाव बड़ा होता है सकारात्मक, तो उन नकारात्मक चीज़ों के प्रभाव को कम कर देता है। मुझे लगता है कि आज की अगर बात करें आज के समय की, तो ऐसा शायद ही कोई आदमी हो जो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में ना जानना चाहता हो। हर किसी की इच्छा है और मुझे लगता है लिखित में कोई चीज़ अगर है तो ये मुझे लगता है ये पहली पुस्तक है जो लिखी गई है और इसमें सारी वो चीज़ें हैं। इस पुस्तक का जो आधार है, क्योंकि जाहिर सी बात है इस पुस्तक अभी ये पुस्तक लॉन्च हुई है और ये बागेश्वर धाम ने खुद भी पढ़ी ही होगी या उन तक पहुँचेगी, तो इसका आधार क्या है, इसमें जो लिखा गया है उसमें साक्ष्य और तथ्य जो हैं वो कितने सही हैं, इसका आधार क्या है सचिन जी? देखिए, आधार इसमें 4-5 चीज़ें हैं। एक तो बहुत ऑथेंटिक चीज़ें महाराज जी की हैं, वो हैं जो उनके द्वारा कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी भी जगह बोली गई हैं। उनकी बाकायदा हमने लिंक उसमें उपलब्ध कराई है। दूसरा बड़ा आधार है मेरी खुद की आंखों देखी, जो इस किताब का सबसे बड़ा आधार है। 4.5 साल में मैं 20 बार उनसे मिला, धाम पर गया, जब वो अलग अलग जगह गए मैं वहाँ गया, वहाँ के धाम के लोगों से मैंने बातचीत की, वहाँ आने वाले लोगों से बातचीत की। एक सबसे बड़ा आधार है। तीसरा बड़ा आधार रिसर्च का है। इस रिसर्च में हमने महाराज जी के करीबी लगभग हर व्यक्ति तक हमने पहुँचने की कोशिश की, चाहे उनके परिवार के लोग हों, चाहे संस्कार टीवी से लेके और तमाम जो उनके मीडिया मैनेजमेंट के तमाम सारे लोग हों, चाहे कुछ सेलिब्रिटीज़ हों, मनोज तिवारी जी का भी उसमें जिक्र है, चाहे जिनके हेलीकॉप्टर में महाराज जी सबसे ज़्यादा बैठे होंगे, उन हेलीकॉप्टर में जब हेलीकॉप्टर के भीतर क्या बातचीत या विमान में बातचीत क्या होती, वो भी इसमें जिक्र है। धाम का जो भोजन, जब बड़े आयोजनों का जो भंडारे की सबसे बड़ी व्यवस्था संभालते हैं, उनका उसमें जिक्र है। और जिक्र नहीं है मतलब उनसे पूरी बातचीत किया था। तो उनसे धीरेन्द्र के शास्त्री जी महाराज के अगल बगल से लेके टॉप लेवल तक के जितने भी अधिकतम लोग, जो आज कई लोग तो आज जुड़े, सिस्टम हुआ तो लोग जो वर्षों से जुड़े हैं, उन लोगों तक हम पहुँचे। और ये बहुत बड़ी चुनौती भी थी। कई लोगों का ये कहना था, यार पता नहीं तुम क्या लिखोगे, हम महाराज जी के बारे में कुछ बोल जाएं। तो लेकिन जब हमने उनको भरोसा दिलाया कि जो आप बोलेंगे एग्जैक्ट वही चीज़ लिखी जाएगी। अपनी खास तौर से जब आप किसी का वर्जन लेते हैं, पत्रकारिता के अपना सिद्धांत भी है, किसी का वर्जन लेते हैं तो उसको एज इट इज़
हमें छापना पड़ता है। तो जिस प्रकार से उन्होंने बताई सिलसिलेवार तरीके से चीज़ें, उस सिलसिलेवार तरीके से चीज़ों को लिखा गया है। और इसीलिए उस पूरी पुस्तक में उसमें सारी, जब आप पीछे जाएंगे तो एक एक, चाहे वो यूट्यूब की लिंक हो, सोर्सेज दिए गए हैं, सारे सोर्सेज उसमें उपलब्ध हैं। जो बात महाराज जी के बारे में कही गई है वो या तो स्वयं महाराज जी के मुख से कभी निकली होगी या फिर उनके करीबी लोगों के द्वारा बताई गई। बड़ी चर्चा रहती है, बड़ी लोगों में जिज्ञासा है कि बागेश्वर धाम जी का विवाह की बात जब होती है तो एक कथावाचक है, उनसे उनका नाम जोड़ा जाता रहा। हालांकि कई मंचों पर उन्होंने उसको सिरे से नकार दिया, उनने ये तक कहा कि मैंने कभी उनको देखा भी नहीं है। पर हाँ, वो ये कहते हैं कि मैं विवाह करूंगा। तो इसके बारे में भी इस पुस्तक में कहीं जिक्र है या आपके पास कोई इसका? नहीं, इसके बारे में तो देखिए, मतलब ये जिक्र है कि कब कब उन्होंने विवाह के बारे में क्या क्या बोला, तो वो जिक्र उसमें जरूर है। बाकी विवाह करना उनका अपना निजी समय है। वो ये चीज़ जरूर कहते हैं कि विवाह करेंगे। अब बाकी किससे करेंगे, क्या करेंगे, वो तो अलग विषय है। लेकिन उनके विवाह की जब जब उन्होंने कुछ बहुत, वो कहते हैं कि उनकी माता जी का भी दबाव है विवाह हाँ, के लिए। माता जी का दबाव भी है। और एक बात वो जरूर कहते हैं कि हम अपने माता पिता की रजामंदी से ही विवाह करेंगे, या उनकी इच्छा से ही विवाह करेंगे। हम अपनी इच्छा से नहीं करेंगे, माता पिता की आज्ञा और इच्छा से विवाह करेंगे। तो विवाह को लेके उतनी कहानी, उतनी जो भी उनके द्वारा बोले गए हैं, कई सारे उसमें दृष्टांत है। और एक महत्वपूर्ण दृष्टांत अपना इसमें बुंदेली और बुंदेलखंड को लेके भी, क्योंकि ये हमारे, मतलब हमारा प्रिय विषय भी है। तो बुंदेली और बुंदेलखंड पर किस प्रकार से उन्होंने बुंदेली को बढ़ावा दिया। जो बार बार मैं एक बात कहता हूं कि जब हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में जहां हिंदी भाषियों को मारा पीटा जाता है कि वो हिंदी बोलते हैं, उसी महाराष्ट्र में हमारे बुंदेलखंड का युवा जाके बुंदेली में ठटरी बांधता है हजारों की भीड़ में। तो ये जब गर्व का विषय की बात होती है, धर्म आस्था सबके अपने अपने निजी अधिकार हैं, लेकिन जब गर्व की बात होती है तो ये हम लोगों के लिए गर्व का विषय है कि बुंदेलखंड का कोई व्यक्ति पूरे देश और दुनिया में जाता हो, खासतौर से उन जगहों पे जहाँ हिंदी को भी उतना सम्मान नहीं दे रहे हैं लोग, वहाँ बुंदेली में जाके ठटरी बांधता है और लोग तालियां बजाते हैं। सचिन जी, आप भी पेशे से आप भी पत्रकार हैं और पत्रकारिता जगत से बड़ा पुराना आपका नाता रहा है, और अब आप पुस्तक लेखक भी हो गए हैं। आपने पहली ये किताब भी लिख दी है। अभी मेरी शुभकामनाएं हैं कि और भी आपकी किताबें आईं। लेकिन आप पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से कि किस विधा से या किस बात से या किस लहजे से या किस तरीके से प्रभावित हुए? देखिए, मैंने आपको बार बार कहा कि मैं कभी भी उनके द्वारा, बतौर पत्रकार ही गए होंगे आप, मुझे लगता है। बतौर पत्रकारी पहली बार, जैसे मैंने कहा, मैं जब पन्ना में एक दमोह में जो उपचुनाव था 2021 में, और कोरोना का समय था, तो उस समय हम एक कार्यक्रम में गए हुए थे। तो हमें किसी ने बताया कि वहाँ कोई एक छतरपुर ज़िले में कोई बागेश्वर धाम है, वहाँ एक महाराज जी हैं, वो लोगों का भूत भविष्य वर्तमान बताते। 2-3 महीने पहले किसी ने बताया था, बात आई गई होगी। हमने कहा होंगे, बहुत कई जगह होंगे। लेकिन जब 2-3 महीने बाद हम जब दमोह में थे तो एक दिन मन हुआ कि चलो चल के देखते हैं। तो और कामों को करते हुए उनके पास पहुँचे। पहली बार की मुलाकात में ही हमारा जो बुंदेली का भाव है, मतलब उनको हमारे बारे में जितना भी पता मिला के बुंदेली भाव, सीधे उनने हमें देखा और सचिन भैया बहुत दिना में आए, पहली बार आए, मतलब जो बुंदेली भाव में जिस प्रकार से उन्होंने किया, तो वो जो बुंदेली प्रेम रहा वो आज तक है। और इसके बीच में ना मैंने कभी 4-4.5 साल का समय है, ना मैंने आज तक वो कुछ पूछा जो लोग जानना चाहते हैं कि मेरे बारे में बता दीजिए, परिवार, मैंने कभी कुछ नहीं पूछा। मैं बतौर पत्रकार ही वहाँ गया हूँ, पहले भी गया, आज भी गया। प्रेम बुंदेली वाला है। बाकी मैंने आज तक अपने जीवन के बारे में, अपनी चीज़ों के बारे में, ऐसा नहीं कि मैं पूछ नहीं सकता या आपका पर्चा कभी नहीं निकाला उन्होंने? मैंने ना बोला ही नहीं कभी कि आप मेरा पर्चा निकालिए। इसलिए नहीं कहा कि मैं निजी तौर पे कर्म प्रधान व्यक्ति हूँ। मैं ईश्वर में भरोसा रखता हूँ, गुरुओं का सम्मान करता हूँ, और अंतिम मिलेगा जे मेरे जीवन में वही जो मैं करूँगा। बहुत बढ़िया बात कही आपने सचिन जी, और बहुत शुभकामनाएं आपको। और बागेश्वर धाम सरकार के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो मुझे उनके जीवन पर आधारित ये पहली किताब है जिसमें उनके उन सारे पहलुओं को छूने की कोशिश की गई है जो आप जानना चाहते हैं। उन सारे पहलुओं को इसमें समेटा गया है, सहेजा गया है। कई महीनों की कड़ी मेहनत इसमें की गई है, कई लोगों की इसमें भूमिका है, उनका योगदान है, और तब जाकर ये किताब अब छपकर तैयार है। और अगर आप बागेश्वर धाम सरकार के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो मुझे लगता है लिखित रूप में ये पहली किताब है जो उनके जीवन पर आधारित है, आप पढ़ सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद
सचिन जी विस्तार न्यूज से बातचीत करने के लिए नमस्कार। बहुत धन्यवाद। तो ये थे सचिन चौधरी जी, जिन्होंने बागेश्वर धाम सरकार पर किताब लिखी है और ये किताब इन दिनों सुर्खियों में है, इसकी चर्चा बहुत जोरों से हो रही है। और अगर आप भी इस किताब को, बागेश्वर धाम सरकार से आपकी आस्था है और आप उनके बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो ये किताब अवश्य आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं और बुक स्टॉल्स में भी ये किताबें उपलब्ध हैं। मुझे दीजिए इजाजत, अगली बार किसी और शख्सियत के साथ होंगे रूबरू, तब तक के लिए नमस्कार।